वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। आज का हमारा सेशन एडिटोरियल को लेकर है। एडिटोरियल वो सेक्शन जो किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो एडिटोरियल सेक्शन जहां पर हमें हर रोज कोई ना कोई या तो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या सोशल इश्यूज और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं हमारे एग्जाम के जो हमें डिस्कस करने होते हैं। और हमारे मेंस के लिए, मेंस में खासतौर पर आंसर राइटिंग या जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 के लिए अलग अलग इश्यूज जो हैं वो इसी सेक्शन से कवर होते हैं। चाहे मामला एथिकल इशू का हो, चाहे जियोपॉलिटिक्स का मामला हो, चाहे कोई सोशल इशू हो या फिर कोई पॉलिटिकल इशू या फाइनेंशियल मुद्दा, वो बातें हमें बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिलती हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के एडिटोरियल सेक्शन से। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा सबसे पहला एडिटोरियल जो आज के लिए है वो है चाइना और पाकिस्तान के नेक्सस को लेकर। ये एडिटोरियल 19 तारीख के आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में मिलेगा। तो बात होती है कि आप हेडिंग देख सकते हैं, अ डिसरप्टिव नेक्सस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहले हमें समझना है कि चाइना पाकिस्तान का जो इक्वेशन है इसका बेस क्या है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान और चाइना की जो बढ़ती नजदीकियां हैं, कहीं ना कहीं भारत उसके लिए जिम्मेदार है। या मैं यूं कहूं, भारत एक वजह है। जिम्मेदार कहना तो ठीक नहीं होगा, पर भारत एक वजह है इन दोनों देशों की नजदीकियों की। चाइना की एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान के हाथ मजबूत करते रहो और भारत और पाकिस्तान आपस में उलझे रहेंगे और एशिया में और इस दुनिया में एक सुपर पावर बनके मुझे उभरना है। किसी भी कीमत पर भारत को वो मौका नहीं देना कि वो एशिया में ग्रो करे या फिर वर्ल्ड में ग्रो करे। तो इसीलिए इसी एजेंडा पर चलते हुए चाइना पाकिस्तान के लगातार हाथ मजबूत करता रहता है और हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता नजर आता है। तो ये एडिटोरियल में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस एडिटोरियल में एक नेक्सस की बात की गई है चाइना और पाकिस्तान के। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएनएससी, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक सैंक्शन कमिटी है। अब सैंक्शन कमिटी का नाम क्या है, ये अल कायदा एंड आईएसआईएल सैंक्शन कमिटी है। ठीक है। अब इस सैंक्शन कमिटी में मुद्दा उठाया गया कि एक आतंकवादी, यहां हम नाम देख सकते हैं, जो लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है साजिद मीर। तो साजिद मीर, ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम आया था 2008 के मुंबई टेररिस्ट अटैक्स में। तो साजिद मीर को एक टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की मांग उठाई गई, लेकिन चाइना ने यूएनएससी में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस चीज को पास नहीं होने दिया। और कहीं ना कहीं ऐसा करके चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं, बात हमारी नहीं पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन फॉर दी टेररिस्ट्स। ये जो काम किसने किया है अभी चाइना ने, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी ये काम वो पहले कर चुका है। आप देख सकते हैं, जो जैश ए मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन का आपने नाम सुना है, वहां पर काफी चर्चा में रहा था अजहर मसूद का नाम। तो यहां पर जो मसूद अजहर था उसका नाम काफी चर्चा में रहा था और उस वक्त भी इसे टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की मांग हुई थी, लेकिन वहां पर भी चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए यह काम नहीं होने दिया था काफी सालों तक। तो इन चीजों से साफ पता चलता है कि एक तरफ जहां दुनिया आज आतंकवाद की समस्या से बहुत बुरी तरह से ग्रसित है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है, वहीं चाइना कहीं ना कहीं इसके विपरीत जा रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये घटनाएं जो हैं इसको साबित करती हैं। अब सवाल उठता है कि जो चाइना और पाकिस्तान है, इनका क्या इक्वेशन है। तो आपको कई जगह इनकी एक बड़ी गहरी दोस्ती देखने को मिलेगी। हालांकि इस एडिटोरियल में यह भी बताया गया है कि इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद चाइना अपने खास दोस्त पाकिस्तान को एफएटीएफ से बचा नहीं पाता है। अब सवाल उठता है कि एफएटीएफ क्या है। तो देखिए, एफएटीएफ यहां आपको नजर आएगा। एफएटीएफ क्या है समझिए। एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और इस संस्था का क्या उद्देश्य है, इस संस्था का पर्पस है कि
जो भी देश आतंकवादियों को फाइनेंस करने का काम करते हैं या किसी तरह से टेररिस्ट फाइनेंसिंग का जो काम होता है उसमें किसी भी तरह की मदद करते हैं, तो ऐसे देशों को अपने रडार में लिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है टेरर फाइनेंसिंग के लिए, आतंकवादियों तक पैसा पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में FATF संस्था है, इसकी दो लिस्ट हैं, एक लिस्ट है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान अक्सर ग्रे लिस्ट में रहता है। ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है? ग्रे लिस्ट का मतलब है कि अगर कोई देश को ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया गया, इसका मतलब है कि उसको लगातार मॉनिटर किया जाएगा कि ये लगातार आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग प्रोवाइड करा रहा है। तो अब हम इसे ग्रे लिस्ट में रखेंगे, और ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब है हम इस पर नजर रखेंगे कि ये वाकई में इन चीजों को खत्म कर रहा है या नहीं, क्या ये आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा कर रहा है तो उसे ग्रे लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो उससे उसे क्या समस्या होगी। जैसे पाकिस्तान अक्सर ग्रे लिस्ट में रहता है, अभी भी ग्रे लिस्ट में है। तो ग्रे लिस्ट का मतलब है जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक वर्ल्ड बैंक और IMF, वहां से आपको मदद नहीं मिलेगी, और जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी को एक बड़ा झटका रहेगा। हालांकि अभी FATF ने कहा है, वहां पर बात हुई है कि अभी अक्टूबर 2022 में जो प्लेनरी मीटिंग होगी इनकी, उसमें पाकिस्तान को शायद ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए। तो वो देखते हैं हम कैसे होगा। लेकिन सवाल यह है कि जहां चाइना जैसे ताकतवर देश पाकिस्तान का इतना बड़ा समर्थक है या इतना बड़ा दोस्त है, वो इसे ग्रे लिस्ट से बचा नहीं पाता है। और क्यों नहीं बचा पाता है आप देख सकते हैं। वो इसे ग्रे लिस्ट से कहां बचा पाएगा? वो तो इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। इन लोगों पर जो बैन लगना चाहिए, इन्हें जो टेररिस्ट डेजिग्नेट करने का जो रेजोल्यूशन है उसके खिलाफ वोट करता है। तो कहीं ना कहीं चाइना जिम्मेदार है पाकिस्तान में टेररिज्म को प्रमोट कराने के लिए। तो इसी एडिटोरियल में इसी बात पर काफी चर्चा की गई है। अब सवाल उठता है कि जो चाइना है, चाइना ने पाकिस्तान की काफी मदद कर रखी है। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का आपने नाम सुना होगा। ये POK से एक चाइना का एक जरिया है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए, और एक कनेक्टिविटी क्रिएट करना चाहता है। तो ऐसे में पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है। यहां पर भी चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना कर रहा है, लेकिन भारत से पूछे बगैर, क्योंकि इस टेरिटरी पर जहां से इकोनॉमिक कॉरिडोर आगे बढ़ेगा, इस टेरिटरी पर भारत क्लेम करता है। तो चाइना और पाकिस्तान यहां मिलकर बिना भारत से कंसल्ट किए अगर यहां आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी एक गलत बात है। साथ ही साथ इस एडिटोरियल में आपको नजर आएगा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना जो है वो पाकिस्तान में करता है। आप देख सकते हैं 27% चाइना जो है वन ऑफ द पाकिस्तान लार्जेस्ट लेंडर्स। आप ये समझिए कि पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्जा है आज उसमें से 27% कर्जा किसकी तरफ से है? चाइना की तरफ से है। मतलब चाइना भरपूर फाइनेंशियल हेल्प करता है पाकिस्तान की। दूसरी तरफ इस बात से भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते कि चाइना पाकिस्तान को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत रखता है, और अगर हम देखें तो मिलिट्री रिलेशन ही इन दोनों के रिश्तों का आधार है। आप देख सकते हैं 47% ऑफ चाइनास मिलिट्री एक्सपोर्ट्स गोज टू पाकिस्तान। तो इसमें ऑथर ने जिक्र किया है जैसे कि K-8 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, JF फाइटर जेट्स, राइट, बाबर क्रूज मिसाइल, ये सारे इक्विपमेंट्स या हथियार पाकिस्तान के पास कहां से आते हैं? चाइना से, चाइना की मदद से। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है पाकिस्तान के साथ अपना जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करता है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को मजबूत बनाए रखा जाए एशिया में, ताकि वो भारत को उलझाए रखे अपनी मिलिट्री पावर के दम पर। अब यहां पर एक चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने जिक्र किया आपसे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उसका एक हिस्सा है, और यहां पर दोनों देश मिलकर गलत काम कर रहे हैं भारत के हिसाब से देखें तो, क्योंकि भारत से कंसल्ट नहीं किया है इन्होंने। आगे बात करते हैं। अगर हम आगे समझें इस चीज को, तो एक कश्मीर मुद्दा भी है। कश्मीर मुद्दे को अगर हम देखें तो चाइना ने शुरुआत में, जब 1950 का दशक था, उस टाइम पर चाइना जो था कश्मीर मुद्दे को लेकर काफी न्यूट्रल था। आप देख सकते हैं कि 1950s में चाइना की पोजीशन जो थी कश्मीर इशू पर, वो काफी न्यूट्रल थी।
लेकिन उसके बाद 1960s में 70s में हमारे रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए, इंडो चाइना वॉर हुआ और यहां पर चाइना ने खुलकर भारत के खिलाफ अपना स्टैंड दिखा दिया। और चाइना का कहना था कि जो कश्मीर की जनता है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब कश्मीर की जनता डिसाइड करे कि उसे कहां जाना है। तो यहां पर 1980 और 90 के टाइम पर आप देख सकते हैं 1900, ये बात हो रही है हमारी 1950, उसके बाद 1960 से 70 और फाइनली 1980 में जब हमारे रिलेशन अच्छे हुए, संबंध अच्छे होने लगे, तो फाइनली चाइना ने फिर अपना स्टैंड चेंज किया और चाइना का कहना था कि यूएन रेजोल्यूशन और बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइंस और अपने बायलैटरल मीटिंग्स के जरिए इस मुद्दे को रिजॉल्व करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वक्त पड़ने पर चाइना कश्मीर मुद्दे पर अपना जो उसका रुख है वो लगातार बदलता रहा है। खैर आगे अगर हम बात करते हैं, कश्मीर में जब धारा 370 हटी, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो उस टाइम पर चाइना ने खुलकर यहां पर एंटी इंडिया स्टैंड दिखाया और भारत की खिलाफत की। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना कश्मीर मुद्दे को लेकर एक परमानेंट स्टैंड नहीं रखता है, वो बदलता रहता है। यहां पर हमें एक चीज पर खास ध्यान रखना है कि क्या चाइना जो ये सब कर रहा है इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या है और क्या पाकिस्तान को वाकई में इस चीज का फायदा मिल रहा है या फिर ये सिर्फ भारत के खिलाफ उसका एक स्टैंड है। तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे। अब देखिए ऐसा है कि अगर चाइना पाकिस्तान की इतनी मदद कर रहा है तो जाहिर सी बात है बदले में कुछ ना कुछ तो उसे भी मिल ही रहा होगा। तो देखिए चाइना का एक प्रोविंस है जिसका नाम है जिनजियांग प्रोविंस, और जिनजियांग प्रोविंस में मुसलमानों पर बड़े अत्याचार किए जाते हैं। और जाहिर सी बात है अगर मुस्लिम्स पर अत्याचार होंगे तो मुस्लिम वर्ल्ड चुप नहीं बैठेगा और चाइना के खिलाफ हो जाएगा। ऐसे ही एक संस्था का आपको नाम यहां पर समझना है, संस्था है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। OIC जो संस्था है वो जाहिर सी बात है चाइना का विरोध करेगी, क्योंकि भाई OIC बने ही किस लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, मतलब जो इस्लामिक देश हैं, मुसलमान जहां पर ज्यादा रहते हैं उनकी भलाई के लिए संस्था बनाई गई है, उनके कोऑपरेशन के लिए संस्था बनाई गई है। और जाहिर सी बात है अगर किसी मुल्क में मुसलमानों पर अत्याचार होगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ हो जाएंगे ये देश, तो पाकिस्तान वहां बीच की सीढ़ी बनता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ये, इससे चाइना को पाकिस्तान बचाता है। पाकिस्तान क्या करता है, इन देशों से उसकी नजदीकी ज्यादा है तो वो इन देशों को रोक देता है चाइना के खिलाफ कोई कदम उठाने पर, कोई कठोर कदम ना उठाने पाए, इसके लिए वो ध्यान रखता है और चाइना को फ्री रखता है यहां से। तो बदले में चाइना भी काफी उसकी मदद करता है। लेकिन अगर आप इन सभी चीजों पर ध्यान दें, इस सभी सिनेरियो को आप देखें, एक लार्जर पिक्चर अगर देखें, तो आपको समझ में आता है कि ऐसा करके चाइना पाकिस्तान के जो हाथ मजबूत कर रहा है वो उसी का नुकसान कर रहा है। क्योंकि चाइना अगर इस तरह के रेजोल्यूशंस को डिफर करता रहेगा, इस तरह के रेजोल्यूशंस यानी आतंकवादियों के खिलाफ जो सख्त कदम उठाने के यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है, अगर वो इन्हें लगातार इनका विरोध करेगा, इनके खिलाफ वोटिंग करेगा, तो पाकिस्तान टेररिस्ट के लिए जो सेफ हेवन की कैटेगरी में आता है उससे पाकिस्तान कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और पाकिस्तान में आतंकवाद की समस्या बनी रहेगी और उसका सबसे अच्छा दोस्त जो है वो हमेशा इस समस्या से ग्रसित रहेगा और FATF की मार उस पर पड़ती रहेगी। यहां पर हमें देखना है, एक कंक्लूजन लास्ट में निकलकर आता है कि इस बात में कोई शक नहीं कि चाइना पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, कि खुद भारत से सीधे सीधे हमें नहीं भिड़ना है, हमें पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर कर भारत के लिए समस्या क्रिएट करनी है। तो ये एडिटोरियल है जहां पर UPSC में आंसर राइटिंग के लिए आपको काफी कुछ GS पेपर 2 के लिए मिल सकता है, जहां GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको जियोपॉलिटिकल रिलेशंस में जब इस तरह की चीजें लिखने को आ सकती हैं, जहां इंडिया, चाइना और पाकिस्तान इनको लेकर कोई सवाल आता है, तो बहुत कुछ आपको यहां से मिल सकता है उसके लिए। तो दोस्तों ये हमने देखा इंडिया के रिस्पेक्ट में हमने पाकिस्तान और चाइना के एक नेक्सस को स्टडी किया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगले एडिटोरियल की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों खबर क्या है, खबर है यूथनेशिया को लेकर। यहां पर एक आर्टिकल आया था यूथनेशिया, जिसे मर्सी किलिंग भी कहा जाता है। अब मर्सी किलिंग क्या होती है इसको समझिए। देखिए ऐसा है
कि जब किसी इंसान को लगता है कि अब वो आगे पेनफुल कंडीशन में रहेगा, वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है, उसको एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जहां पर कि वो ठीक नहीं हो सकता और बहुत पेनफुल कंडीशन में वो रहेगा, तो ऐसे में वो मृत्यु की मांग कर सकता है कि इससे तो अच्छा है कि मुझे मार दिया जाए, मैं अपना जीवन खत्म कर लूं, इतना पेन बर्दाश्त करने से तो यही अच्छा है। तो इसी को कहते हैं यूथनेसिया यानी मर्सी किलिंग। तो अभी न्यूज में काफी रहा ये आर्टिकल, जहां पर कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, अगर आप देखें तो जीन लूक गोडार्ड नाम के एक फ्रांस के बहुत बड़े हस्ती, बहुत बड़े व्यक्तित्व, जिन्होंने अभी अपना जीवन खत्म किया किस तरीके से, असिस्टेड सुसाइड, या जिसे आप यूथनेसिया भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमें समझना है कि यूथनेसिया क्या चीज है, क्या इसके इंप्लीकेशंस हैं, व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, और भारत का क्या स्टैंड है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जैसा कि आप जान गए हैं, यूथनेसिया क्या है, मर्सी किलिंग। जब कोई इंसान को लगता है कि अब मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं, मैं पेन में आगे की लाइफ जीऊंगा, मैं एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हूं जो इसका कोई इलाज नहीं है, तो मैं अपने जीवन को खत्म कर लूं। तो देखिए, यूथनेसिया दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। जो एक्टिव यूथनेसिया है उसमें क्या किया जाता है कि कोई पेशेंट है, हु इज बेड रिडन, जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, ठीक नहीं हो सकता, काफी पेन में है, तो क्या किया जाता है, उसे एक्टिवली किसी इंजेक्शन के जरिए या किसी दवाई के जरिए उसे मार दिया जाता है। मतलब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है कि कोई इंजेक्शन लगाकर या कोई ऐसी दवा खिलाकर उसकी लाइफ को खत्म कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्टिव यूथनेसिया। लेकिन पैसिव यूथनेसिया क्या होता है? पैसिव यूथनेसिया में आप एक्टिवली उसे नहीं मार रहे हो, आप उसे कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं दे रहे हो जिससे कि वो मर जाएगा, बल्कि आप क्या कर रहे हो, आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देंगे उसका। मतलब जिन चीजों की वजह से वो जिंदा है आपने बस वो हटा दिए। जैसे सपोज कोई इंजेक्शन है, जिस इंजेक्शन को रोज देने पर ही वो जिंदा है, तो आप क्या कीजिए, वो इंजेक्शन देना बंद कर दीजिए। तो आपने उसको कोई इंजेक्शन लगाकर मारा नहीं, बल्कि जो दवाई उसे बचाकर रख रही थी आपने वो दवाई हटा ली। तो धीरे धीरे उसकी कंडीशन डिटीरियोरेट होगी और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होगा और वो अपने आप मर जाएगा। इसे कहते हैं पैसिव यूथनेसिया। अब दोस्तों, एक्टिव यूथनेसिया जो है साउथ अमेरिका और कई यूरोपियन कंट्रीज में, और कई यूरोपियन कंट्रीज के भी कई राज्यों में इसे लीगल माना जाता है, अलाउड है। लेकिन क्या भारत में ऐसी स्थिति है? नहीं, भारत में एक्टिव यूथनेसिया बिल्कुल अलाउड नहीं है। भारत में पैसिव यूथनेसिया की बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि एक लिविंग विल का कॉन्सेप्ट होता है। लिविंग विल मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक इंसान की अपनी इच्छा है, उसकी अपनी इच्छा है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहता है या नहीं। और इसी में एक ऐसा इंसान जो बेड रिडन है, जो बिस्तर पर है, और अब वो इस बात को समझ चुका है कि मेरी आगे आने वाली जिंदगी में मैं ठीक नहीं होने वाला और ये पेन बढ़ता ही जाएगा, तो वहां पर वो पैसिव यूथनेसिया की मांग कर सकता है। यहां पर मैं एक केस का जिक्र करना चाहूंगा, अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग जो थी, एक नर्स हुआ करती थी और 42 साल तक वो बेड पर रही। तो उनकी फ्रेंड ने उनके लिए यूथनेसिया की मांग की कि जो 42 साल से वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब अब ठीक नहीं हो सकते, तो ऐसे में इस पेन से उन्हें छुटकारा दिलाया जाए, इस पेन से उन्हें निजात दिलाई जाए। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पैसिव यूथनेसिया टू सम एक्सटेंट इज अलाउड, कि पैसिव यूथनेसिया जो है, पैसिव, वो अलाउड है। अब सवाल उठता है कि यूथनेसिया जो है, इसके पक्ष और विपक्ष की जरा बात करते हैं। क्या यूथनेसिया एक काम की चीज साबित हो सकता है? क्या इसके फेवर में हम बोल सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज, यूथनेसिया का फेवर करने वाले लोगों का ऐसा कहना है कि यूथनेसिया देना जरूरी है जहां पर एक पेशेंट तड़प रहा है, एक पेशेंट अपने उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और ठीक वो होना नहीं है, तो इट्स बेटर कि उसे मार दिया जाए। दूसरी चीज, भाई हमारा संविधान क्या कहता है? अंडर आर्टिकल 21 वी हैव द राइट टू लाइफ, वी हैव द राइट टू लिव विद डिग्निटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, तो फिर आपकी मौत अनडिग्निफाइड कैसे हो सकती है? वो भी डिग्निटी के साथ होनी चाहिए। और अगर पेशेंट इस तरह से तड़प तड़प कर और पेन झेलकर मरेगा, तो ये डिग्निफाइड मौत नहीं हुई। तीसरी चीज, आप ये समझिए कि जो पेशेंट इस दर्द को बर्दाश्त कर रहा है, उससे ज्यादा ट्रॉमा में
उसकी फैमिली है जो उसको इस तरह से देख नहीं पा रही है। तो जो लोग यूथनेशिया का सपोर्ट करते हैं वो इस तरह के पॉइंट सामने रखते हैं कि यूथनेशिया जो है वो पॉजिटिव चीज भी साबित हो सकती है। दूसरी तरफ जहां नेगेटिव एटीट्यूड की बात है, यूथनेशिया के खिलाफ जहां पर बात है, तो उसमें देखिए सीधी सी बात यह है कि एक तरह से देखा जाए तो जहां हमारा कानून कहता है कि सुसाइड इज अ क्राइम, सुसाइड को वो गलत मानता है, तो ये भी तो एक तरह का सुसाइड ही हुआ। तो जहां आप सुसाइड को इलीगल कहते हैं वहां पर आप मर्सी किलिंग या यूथनेशिया को आप लीगल कैसे बता सकते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, आप इसे एथिकल एस्पेक्ट से भी देखिए, मेडिकल प्रोफेशनलिज्म में आप इसे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है पेशेंट की जान बचाना। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है? पेशेंट की जान बचाना। यहां तो डॉक्टर असिस्टेड आप यूथनेशिया दे रहे हैं, तो जहां डॉक्टर का एक मॉरल है, एथिकल वैल्यूज हैं, वो कहती हैं पेशेंट को बचाना है, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर के सामने ही आप पेशेंट को कह रहे हो या डॉक्टर को कह रहे हो कि पेशेंट को मार दिया जाए। तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है एक मेडिकल प्रोफेशनलिज्म से जुड़े एथिकल वैल्यूज की और यूथनेशिया की। साथ ही साथ अगर यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया जाए तो उसका एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी पर। कैसे? देखिए, हमारे देश में बहुत से डिसेबल्ड लोग हैं। जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर फील करेंगे कि समाज से उन लोगों को यूथनेशिया के जरिए एलिमिनेट किया जा रहा है जो कुछ कर नहीं सकते या बेड रिडन है या अपाहिज हो चुके हैं या ठीक नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होगा और शायद वो भी इस तरफ आगे बढ़ेंगे अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए। साथ ही साथ यूथनेशिया का एक इल इफेक्ट ये भी हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर। जहां कोई बुजुर्ग बीमार है और यूथनेशिया के जरिए, मर्सी किलिंग के जरिए उसे मार दिया जाए ताकि उसकी प्रॉपर्टी पर हमारा हक या उसके परिवार वाले अपना हक जता सकें, ये बड़ी आम बात होती है या बड़ी आम बात हो सकती है। तो कुल मिलाकर यूथनेशिया को लेकर एक डिबेट है, एक बड़ी डिबेट है। कुछ एस्पेक्ट देखें तो यूथनेशिया ठीक भी लगता है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट देखें तो यूथनेशिया बहुत गलत चीज भी हो सकती है। तो देखिए, ऐसा है कि ये लाइफ से जुड़ा हुआ एक फंडामेंटल राइट है यहां पर, तो इसको लेकर डिबेट लगातार चलती रहती है। कई देश इसे मानते हैं, कई देश इसे नहीं मानते। आज अगर आप भारत की सोसाइटी की बात करें तो पैसिव यूथनेशिया को भी ज्यादातर लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये रही हमारी बात। हमारा एक अगले एडिटोरियल जो 20 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था, और इसमें आपको याद रखना है, यहां पर आपके जीएस पेपर 4 को लेकर आप एथिकल वैल्यूज, जो एथिक्स, वहां पर आप इसकी मदद ले सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। तो ये बात हुई हमारी यूथनेशिया की। अब आगे बढ़ते हुए, वक्त ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक और बहुत जरूरी एडिटोरियल रहा है न्यूज में। 21 तारीख का जो न्यूज़पेपर था द हिंदू में, तो आप देख सकते हैं पोजीशनिंग इंडिया इन अ केओटिक वर्ल्ड। क्या मतलब है इस आर्टिकल का? बहुत जरूरी आर्टिकल है। यहां पर रिसेंट में एससीओ की मीटिंग हुई, जैसा कि हम जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, और उसमें भारत सरकार ने अपना एक थोड़ा बदला हुआ रुख दिखाया, खासतौर पर रशिया को, और उससे ये चर्चा शुरू होने लगी कि क्या भारत दुनिया की तरफ अपनी पॉलिसी को बदल रहा है। तो इसकी शुरुआत में करना चाहूंगा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर, जहां मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करूंगा। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ब्लॉक था यूएसएसआर का और एक ब्लॉक था अमेरिका का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दो देश ताकतवर थे। रशिया, जो कि आज हम जिसे रशिया के नाम से जानते हैं, यूएसएसआर ताकतवर था, अमेरिका भी एक ताकतवर देश बन के उभरा, और 1945 के बाद इन दोनों देशों में एक कंपटीशन की भावना शुरू हो गई कि कौन ज्यादा ताकतवर रहेगा आने वाले दुनिया में, आने वाले समय में। तो यहां पर इन्होंने कोशिश की कि ज्यादातर देशों को अपनी अपनी तरफ मिलाया जाए। तो कई देश जो थे वो यूएसएसआर की तरफ अलाइंड हो गए, कई देश जो थे वो अमेरिका की तरफ चले गए। लेकिन भारत ने उस टाइम पर एक न्यूट्रल स्टैंड दिखाते हुए कहा कि मैं तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करता हूं, मैं किसी एक देश की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि पीस बनी रहे, शांति बनी रहे दुनिया में, और सभी देश आपस में मिलजुल कर रहे। तो मेरा कोऑपरेशन तो सभी देशों के लिए होगा, मैं किसी एक तरफ झुकाव नहीं रखूंगा। और भारत काफी वक्त तक इस पॉलिसी पर चलता भी रहा। लेकिन बहुत जल्दी भारत को एक बात रियलाइज हो गई कि जियोपॉलिटिक्स में, इस
ग्लोबल वर्ल्ड में आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी की। खास तौर पर जब इंडिया चाइना वॉर हुआ तो उस टाइम पर भारत को समझ में आ गया कि हमें किसी बड़े देश का समर्थन लेना पड़ेगा, और ये चीज साबित भी हुई 1971 के इंडो पाक वॉर, जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहलाता है, जहां पर कि एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया था तो वहीं यूएसएसआर जो था उसने भारत का सपोर्ट किया। तो भारत समझ गया था इस बात को कि कहीं ना कहीं हमें कुछ देशों की तरफ इंक्लाइंड होना पड़ेगा, बट फिर भी ज्यादातर मामलों में हमने देखा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कुछ इस तरह से होती है कि वो एक्सट्रीम में नहीं जाता है, वो एक न्यूट्रल रास्ता अपनाता है। और ज्यादातर जब दो देश कन्फ्लिक्ट में होते हैं तो धर्म संकट के वक्त भारत किसी एक की तरफ ना जाकर कहता है कि बायलैटरल मीटिंग करो, मिल बांट कर बैठ कर इस मसले को सुलझा दो। और यही केस भारत के साथ आया रिसेंट यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट को लेकर। जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो दुनिया भर के देशों ने, खासतौर पर अमेरिका ने इसका विरोध किया। अब अमेरिका हमारा दुश्मन तो है नहीं, वो तो दोस्त है हमारा। अब सबकी निगाहें भारत की तरफ थी कि अमेरिका विरोध कर रहा है रशिया का और भारत अमेरिका का दोस्त है, तो देखते हैं भारत क्या कहेगा। लेकिन भारत ने रशिया के साथ भी अपने संबंध बनाए रखने थे, तो भारत ने वोटिंग से एब्सटेन किया, मतलब ना रशिया के फेवर में ना ही रशिया के अगेंस्ट में वोट किया। काफी देशों ने भारत को इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया कि आप चुप रहकर कहीं ना कहीं रशिया का समर्थन कर रहे हैं, आपको तो रशिया के खिलाफ वोटिंग करनी चाहिए। ऐसे में अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत ने एक नया स्टैंड दिखाया है अपना, जहां पर कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात की और उनको कहा दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, कि आप गलत समझ रहे हैं, ये युद्ध का युग नहीं है। दिस इज द एरा ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, दिस इज द एरा ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर हमें डायलॉग, बातचीत के जरिए मसले को सॉल्व करना चाहिए, ना कि युद्ध के जरिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि इनडायरेक्टली कहें तो नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त पुतिन को फटकार लगाई है, इनडायरेक्टली, एक दबे हुए शब्दों में कहीं ना कहीं इसका विरोध किया है उन्होंने कि इस जमाने में जहां बातचीत से मसला सुलझाया जा सकता है, डिप्लोमेटिकली बायलैटरल मीटिंग के जरिए मसला सुलझाया जा सकता है, वहां वॉर की क्या जरूरत। और इसे इंटरनेशनल रिलेशन के जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो देख रहे हैं कि भारत कहीं ना कहीं अब एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड में रहते हुए मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी की तरफ जा रहा है। मतलब भारत जो है अब ऐसा स्टैंड नहीं रख रहा है कि मुझे सिर्फ रशिया का ही साथ देना है या मुझे अमेरिका का ही साथ देना है। मतलब भारत जो है, भारत का झुकाव अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगह हो सकता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं एम.के. नारायण जी ने ये एडिटोरियल ये लिखा है, इसमें फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है। तो अगेन आपके जीएस पेपर 2 के लिए बड़ा ही जरूरी टॉपिक है। और यहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी आपको याद रखना है, एससीओ भी आपके प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है। तो एससीओ आपके लिए जरूरी है, जो आपके प्रीलिम्स को लेकर यहां से सवाल आ जाता है, और मेंस को लेकर फॉरेन पॉलिसी भारत की पूछी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और जो बाकी के राष्ट्रों के अध्यक्ष हैं जो कि एससीओ के मेंबर हैं, उन सबकी मीटिंग हुई। और यहां पर कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वाला मामला जो था उसको लेकर नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपना एक पक्ष जो है पुतिन के सामने रखा। अब इसमें यहां पर आपको इस एडिटोरियल का अगर मैं एक निचोड़ बताऊं तो यहां पर भारत के लिए कहा जा रहा है कि एक वक्त में भारत सभी देशों के साथ अपने संबंध बनाकर रखे इस मल्टीलैटरल वर्ल्ड में, वो अपनी चॉइस से नहीं रह पाएगा। कोई भी देश अगर मल्टीलैटरल वर्ल्ड में रहता है जहां पर कि बहुत सारे देशों के साथ उसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स शेयर करने होते हैं, तो कई जगह कई उसके दोस्त हैं, कई जगह लोग उसके दुश्मन हैं, देश उसके दुश्मन हैं, तो वहां थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में ऑथर ने क्या कहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में ऑथर ने कहा है कि एग्जाम्पल दिया है अमेरिका का, कि अमेरिका ईरान, आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका और ईरान वाला मुद्दा है वहां पर भारत अक्सर फंस जाता है, अक्सर भारत के लिए बड़ी समस्या आ जाती है। और वो क्या है आप देख सकते हैं, इस वाले पैरा पर ध्यान दें तो देखिए अक्सर क्या होता है, भारत ईरान के साथ अच्छे संबंध शेयर करता है, ईरान से ऑयल मिलता है, काफी भारत को क्रूड ऑयल मिलता है। अब वहीं ईरान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और टाइम टू टाइम
अमेरिका ईरान पर सैंक्शन लगाता रहता है, जो कि हाल में भी लगाए थे। तो ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत ईरान से ऑयल ना खरीदे। ठीक है, अगर वो भारत अमेरिका की बात मान लेता है तो ईरान नाराज होगा। और ईरान की नाराजगी का क्या मतलब है? ईरान की नाराजगी का मतलब है, सबसे पहली बात, चाबहार पोर्ट। भाई ईरान के कॉर्पोरेशन से ही चाबहार पोर्ट बन रहा है, और चाबहार पोर्ट क्यों जरूरी है भारत के लिए? अगर उसे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में एंट्री लेनी है तो चाबहार पोर्ट बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं भारत यहां फंस जाता है कि अगर मैं अमेरिका की बात मान लूं तो ईरान नाराज, ईरान की बात मान लूं तो अमेरिका नाराज। तो ऑथर यही कहना चाह रहे हैं कि इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर किसी एक तरफ इंक्लाइंड होना इतना आसान नहीं है। भारत अब तक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पर चलता रहा है, लेकिन अगर भारत किसी एक देश की तरफ इंक्लाइंड होगा तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। अब जैसे आज भारत ने कहीं ना कहीं रशिया को कह दिया है कि ये वॉर का जमाना नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हो सकता है इसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस हो, जहां रशिया भारत से नाराज होकर पाकिस्तान या चाइना के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा ले, तो इसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है। यहीं पर हालांकि आपने अभी यह भी देखा होगा, यहां ऑथर ने जिक्र भी किया है क्वाड का। तो क्वाड का जिक्र किया है, जहां क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। तो भारत ने क्वाड में रिसेंटली एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और कहा जाता है कि क्वाड जो है वो चाइना को रोकने के लिए या चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया ग्रुप है। तो भारत ने वहां पर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इसके लिए अमेरिका और जापान जैसे देशों ने भारत की काफी तारीफ की है कि भारत क्वाड में एक एक्टिव मेंबर है। इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए भारत के कदम जो हैं बड़े सराहनीय हैं। और अभी हाल ही में जैसा कि आपने देखा, रशिया वाले मैटर में भी भारत ने अपना स्टैंड रखा। तो ऑथर का यही कहना है कि यह भारत को भारी पड़ सकता है, और इतना आसान भारत के लिए नहीं रहेगा, और खास तौर पर उस सिनेरियो में जहां पर कि भारत दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के बीच में फंसा हुआ है, एक है पाकिस्तान और एक है चाइना। नो डाउट यहां ऑथर ने कहा है कि भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, वो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, और ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का। और चाइना और पाकिस्तान जो हैं वो भी न्यूक्लियर वेपन लेकर बैठे हुए हैं, तो भारत को यहां बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। ये यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बाद न्यूक्लियर वॉर की काफी बार चर्चा हुई है, कई बार पाकिस्तान भी हमें धमकी देता है। तो ऐसे में हमें संभल कर रहना पड़ेगा कि न्यूक्लियर वेपन का जमाना भी है। साथ ही साथ यहां पर एक चीज पर ऑथर ने और ध्यान दिया है कि चाइना के साथ, अगर आप देखें इस पैराग्राफ की बात करते हुए, कि भारत और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की बात की है। ऑथर का कहना है कि चाइना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ही रहेगा हमारे साथ, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको चाइना के साथ अपनी पॉलिसी ठीक करनी होगी, संभल कर चलना होगा। हो सकता है आज चाइना हमारे खिलाफ है, अग्रेसिव पॉलिसी दिखाता है, लेकिन क्या पता कल चाइना के रिलेशन हमारे साथ अच्छे हो जाए। तो उस वक्त अगर हम एक देश की तरफ पूरी तरह अलाइंड रहेंगे तो शायद चाइना हमसे और दूर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरे एडिटोरियल का मैं एक निचोड़ आपको बताऊं, तो यहां ऑथर का कहना है कि भारत एक ऐसा देश रहा है जो कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करता रहा है, और अब कहीं ना कहीं भारत उस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के दायरे से बाहर निकलते हुए खुलकर नहीं तो इनडायरेक्टली भी, दबे पांव भी कुछ देशों का समर्थन कर रहा है, या कुछ देशों के खिलाफ भी जा रहा है, जैसे कि रशिया के लिए दिया गया ये बयान। लेकिन अगर भारत अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से हटकर किसी देश की तरफ अलाइन होता है तो उसकी कीमत उसे कहीं और चुकानी पड़ेगी। यहां पर अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं ईरान और अमेरिका वाले केस में। क्वाड का एग्जाम्पल दिया गया है कि भारत अगर क्वाड में ज्यादा एंगेज होगा, मतलब अमेरिका की तरफ ज्यादा जाएगा, तो चाइना से दूर होता जाएगा। और रशिया भी कहीं ना कहीं क्वाड के खिलाफ है, वो भारत का समर्थन नहीं करता क्वाड को लेकर। तो जहां एक तरफ भारत ज्यादा इंक्लाइंड होगा, वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों के साथ उसकी दूरियां बढ़ सकती हैं। तो जीएस पेपर 2 के लिए ये काफी अच्छा एडिटोरियल या अच्छा कंटेंट माना जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग वक्त वक्त पर इस तरह के एडिटोरियल की चर्चा करते रहेंगे, जो कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी रहेगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।